हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिस्ट्री विद सोनी और मैं हूं सोनी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे वेरीफाइड एजुकेटर हूं। तो अगर आप अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस लेना चाहते हो, चाहे वो फ्री क्लासेस हैं या फिर प्लस क्लासेस है, तो अनअकैडमी पे जाके मुझे सर्च करो और मुझे फॉलो करो। और ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हो। शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के सारे बुक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम की तैयारी में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो ये एनसीईआरटी के बुक्स फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि केवल नेट के लिए नहीं बल्कि सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि आगे भी मैं और भी अच्छे वीडियोस लाने के लिए इंस्पायर हूँ और हम लोग इसमें लाइव सेशंस के थ्रू भी क्वेश्चन आंसर और मॉक टेस्ट वगैरह कर सके। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि ये अध्याय 4 है और ये लेसन नंबर 6 है। और इसमें टाइटल दिया है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो इसमें बात होगी वेदों की, जो कि सबसे प्रारंभिक साहित्य थे, और बात होगी महापाषाणिक सभ्यता की। स्लाइड्स के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो। और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगेगा, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि मोस्टली महापाषाणिक सभ्यता के बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं है। तो इस वीडियो में ये कोशिश की है मैंने कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक थे वेद। आप सबको पता है वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मुझे पता है कि आप सबको इसके बारे में पता है, बस आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी क्रोनोलॉजी पे, क्योंकि हो सकता है कि कभी ओवर कॉन्फिडेंस या फिर आप जब पैनिक हो जाते हो एग्जाम हॉल में तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऋग्वेद के बाद है सामवेद, उसके बाद है यजुर्वेद एंड फिर अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त मतलब कि सुंदर उक्ति। ऋग्वेद में 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं: अग्नि, इंद्र एंड सोम। ये सारे फैक्ट्स आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें दूसरे बुक का नहीं डाला है। मुझे पता है कि और बुक्स बहुत सारी या फिर मेरे ही कोर्सेज क्लासेस में बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलते हैं। कोशिश की है कि केवल पूरी तरीके से ये एनसीईआरटी बेस्ड हो। संस्कृत तथा अन्य भाषाएं, जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये बुक से मैंने स्लाइड डाला है। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत प्लस यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, जिसमें असमिया, गुजराती, क्षेत्रीय भाषाएं जितनी हैं, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, और यूरोप की बहुत सारी भाषाएं हैं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, सारे इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके कई शब्द एक से मिलते जुलते थे। फॉर एग्जाम्पल, मातृ, जो कि संस्कृत का एक शब्द है, और माँ हिंदी का एक शब्द है, और मदर ये अंग्रेजी का शब्द है। तो तीनों काफी जुलते हैं, संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश के। इसी इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के इनको एक ही भाषा का बताया, एक ही परिवार का बताया गया इन सारे भाषाओं को। उपमहाद्वीप में दूसरे परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो ये बेसिकली ये स्लाइड और ये चैप्टर और ये जो खंड देख रहे हैं, संस्कृत तथा अन्य भाषाएं, ये बेसिकली भाषाओं की आपसे बहुत सारी जो भाषाएं हैं उनका आपसी क्या कनेक्शन है उस पे बेस्ड है। उसके बाद बात करते हैं ऋग्वेद। जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी की शैली है क्वेश्चन आंसर।
और आपने देखा होगा चैप्टर में कि एक छोटे से बच्चे के दिमाग में क्या क्वेश्चन उठता है और उसी क्वेश्चन को आंसर देने के फॉर्म में एक चैप्टर इन्होंने दिया हुआ है। तो ऋग्वेद की भाषा क्या थी और उसे कैसे पढ़ा जाता था? ऋग्वेद की भाषा थी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। जो आजकल हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं या स्कूलों में पढ़ाया जाता है उससे काफी अलग थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर स्वर के साथ स्वस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं उपनिषद में जैसे गुरु के समीप बैठ के पढ़ना, और मोस्टली ये सारी श्रुतियां थी जो कि गुरु बोलते थे और उसके बाद शिष्य उनको दोहराते थे। उसमें कुछ ऐसी बुक वाले फॉर्म में नहीं थे। इनको उच्चारण किया जाता था और बाद में उसको उनके विद्यार्थी कंठस्थ करते थे। सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, जैसा कि हम लोग देखा है विश्ववारा, अपाला, घोषा ऐसी महिलाएं थी विदुषी जिन्होंने कुछ सूक्तों की रचना भी की थी। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि पहले केवल ये सारे इन्हीं सारे फैक्ट्स के आधार पे वेदों को श्रुतियां बोला गया है। उच्चारण किया जाता था और उनका श्रवण किया जाता था, सुना जाता था, ना कि उन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। तो इसको लिपिबद्ध बहुत सदियों बाद किया गया है। पहले केवल इसका श्रवण किया जाता था और लिपिबद्ध बहुत सदियों बाद इसको लिपिबद्ध किया गया है और छापा गया है तकरीबन 200 साल पहले। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि ये पांडुलिपियां, जो पहले आप लोगों को पता है कि पहले कागज वगैरह नहीं था और सबसे पहले पांडुलिपियां मतलब हैंड रिटन चीजें। लेसन नंबर 1 में मैंने पांडुलिपियों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि बुक पे ही बेस्ड थी। आप सब देख रहे हैं ओरिजिनल पांडुलिपि की पिक्चर है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पे लिखी पहले पांडुलिपियां पेड़ों की छालों पे लिखी जाती थी, भोजपत्र पे लिखी जाती थी, हैंड रिटन चीजें, और उनको संग्रहित किया जाता था। ये पांडुलिपि कश्मीर से प्राप्त हुई है और तकरीबन 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसी पांडुलिपि का उपयोग किया गया था और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में वर्तमान समय में सुरक्षित है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे आपको 2 इन्फॉर्मेशन मिली कि भुज वृक्ष की छाल पे लिखी हुई पांडुलिपि कश्मीर से पाई गई है और वर्तमान समय में ये महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में संरक्षित है। अब बात करते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो में एक चैप्टर को डिस्कस कर लूं। आप देख सकते हो कि इसमें मवेशी, घोड़े और रथ कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसको इस स्लाइड में बताया गया है, इस खंड में बताया गया है। युद्ध क्यों किए जाते थे? ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और खासकर बच्चों में भी खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं होती थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता था। आर्यों के सबसे प्रिय पशु थे घोड़े और घोड़े का यूज वो सबसे पहले युद्ध में करते थे। फिर सबसे पहला प्रयोग ये युद्ध में करते थे, बाद में यज्ञों में भी इनका प्रयोग किया जाने लगा। युद्ध में क्या जीत कर लाया जाता था? मवेशी। तो मवेशी आप लोग को पता है कि ऋग्वैदिक काल में मवेशी एक संपत्ति का रूप माने जाते थे और युद्ध में मवेशी ही जीत के लाए जाते थे। इन्हीं सारे फैक्ट्स के बेस पे ऋग्वैदिक सभ्यता को या वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता का नाम दिया गया है। लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी और लड़ाई उस जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह भी संबंधित है पशुओं से, कि भाई पशु है उनके पास, तो पशुओं के लिए चारागाह भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ऐसी भूमि जहाँ पे बहुत ही घने चारागाह हैं या फिर इजीली उनमें फसल उपजाया जा सके, उस भूमि के लिए लड़ाई होती थी। युद्ध में जीते गए धन का क्या होता था? तो युद्ध में जीते गए धन का भाग सरदार रखते थे जो कि युद्ध के नेतृत्व करता थे मोस्टली। कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था
और शेष धन जो बचता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। जैसा कि आप सबको पता है कि ऋग वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। लोग अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग भी युद्ध में भाग लिया करते थे। तो जो भाग लेते थे उनको बांट देते होंगे। कुछ धन का उपयोग यज्ञ के लिए होता था और यज्ञ करवाए जाते थे बच्चों की मतलब खास तौर पे पुत्रों की प्राप्ति के लिए, युद्ध में जीत के लिए, मवेशियों की प्राप्ति के लिए। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी और आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। और ऐसा माना जाता है कि अग्नि के थ्रू मनुष्य जो आहुति देता है वो डायरेक्ट देवताओं तक जाती है। आहुति क्या क्या दी जाती थी? तो घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दे दी जाती थी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन से तथ्य ऋग वैदिक काल के संबंध में सत्य है या सत्य नहीं है। ध्यान देना कि जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। युद्ध में भाग लेने वाले कौन लोग होते थे? जैसा कि मैंने बताया कि कोई स्थायी सेना नहीं थी जो युद्ध के समय तैयार होके सशस्त्र रूप से तैयार होके जाए। अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे जरूरतों के हिसाब से। लोग सभा में एक दूसरे से मिलते थे और युद्ध और शांति के लिए सलाह मशवरा करते थे। तो ये कबीलाई जीवन था, जन थे। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं दसरा के युद्ध के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति को सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल हो और यही युद्ध का नेतृत्व करता था। अब बात करते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले विशेषता वाले कुछ शब्द हैं, विशेषता वाले कुछ शब्द मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जिसमें एक शब्द मिलता है पुरोहित और दूसरा है राजा। पुरोहित और राजा के क्या काम थे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और ये ब्राह्मण तरह तरीके के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा क्या था? तो ये राजा की स्थिति काफी अलग थी ऋग्वैदिक काल में। ये राजा अन्य ऐतिहासिक राजाओं की तरह नहीं थे, बल्कि इनके पास कोई स्थायी ना ही इनके पास कोई अपनी सेना होती थी, ना ही ये टैक्स वसूल करते थे और ना ही ये कोई बड़ी राजधानी या फिर महलों में रहते थे। तो राजा, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में बताया है कि राजा प्रारंभिक रूप में केवल एक नेतृत्वकर्ता के रूप में था। वो किसी तरीके के भूमि का मालिक नहीं था, ना वो टैक्स ले रहा था, ना वो बड़े महलों में रह रहा था, ना उसके पास कोई सेना थी। वो एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द यूज होते थे, जिसमें एक था जन और दूसरा था विश। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, जिसको बोलते हैं कि विश भरत जन या विश जैसे उल्लेख मिलते हैं। जैसे हमने पढ़ा पुरु और भरत, ये दो शब्द आपको दर्शाते हैं, याद दिलाते हैं किसकी? तो दसरा के युद्ध की। दसरा के युद्ध जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ऋग्वेद के 7वें मंडल से। दसरा के युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि राजा सुदास, जो कि भरत कबीले के थे, भरत जन के थे। और पुरु जो थे वो राजा सुदास के अगेंस्ट जो 10 लोगों ने 10 राजाओं ने ग्रुप बनाया था, उसमें एक कबीला था पुरु और इसके लीडर थे राजा पुरुकुत्स। ठीक है, तो दसरा के युद्ध के बारे में मैंने दूसरे सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप जाके प्लीज जाके अनअकैडमी पे मेरी फ्री वाले लेसन्स भी देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। दस्यु कौन थे? एक शब्द मिलता है दस्यु। तो दस्यु शब्द, जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे और ये ही आर्य अपने विरोधियों को दस्यु या दास कह के बुलाते थे। साधारण तौर पे दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। दस्यु का स्वरूप या अर्थ प्रारंभिक स्टेज में ये नहीं था कि वो लोग दास हैं या फिर गुलाम हैं किसी तरीके के। ये पहले वो लोग दस्यु कहलाते थे जो आर्यों के विरुद्ध थे, ये यज्ञ नहीं करते थे और मे बी वे लोग दूसरी भाषा बोलते थे। लेकिन दस्यु का अर्थ बाद के समय में बदल गया है और बाद के समय में इनका शब्द मतलब ये यूज होने लगा है दास। दास शब्द का अर्थ हो गया गुलाम बाद के समय में। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जो युद्ध बंदी होते थे। जैसा कि मैंने बताया कि कबीले थे और बराबर इनमें लड़ाइयां होती रहती थी, तो जो हारता था और उनको बंदी बना लिया जाता था, उसमें पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, उन सबको दास बना लिया जाता था, गुलाम बना लिया जाता था।
बेसिकली युद्धबंदी ही दास हुआ करते थे। जिस काल में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी एरिया में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पे एक अलग ही तरीके का डेवलपमेंट हो रहा था, जो है इस वीडियो का और इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, महापाषाणिक सभ्यता के बारे में। तो ये बताया गया है कि वही टाइम पीरियड था जब ऋग्वेद की रचना उत्तर पश्चिम एरिया में हो रही थी, और वही उसी टाइम पीरियड पे एक दूसरे एरिया में एक दूसरी तरीके की सभ्यता डेवलप हो रही थी, जो थी महापाषाणिक। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर, महा एंड पाषाण, बड़ा पत्थर। महापाषाण कपड़े बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा कहाँ कहाँ डेवलप थी? दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर। तो 4 एरिया है, 1, 2, 3 और 4। भारत में इन 4 जगहों पे ये प्रथा डेवलप हो रही थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे और कुछ जमीन के भीतर होते थे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महापाषाणिक पूरा स्थल जमीन के ऊपर भी थे और कुछ जमीन के भीतर होते थे। आप पिक्चर्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश कर सकते हो। ये महापाषाणिक स्थलों से प्राप्त चीजें हैं, घोड़े से संबंधित और लोहे के कुछ औजार वगैरह है, कुल्हाड़ियां। इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान सिस्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल है। पोर्ट होल मतलब इसको आई थिंक बोला है पोर्ट होल, इसको बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का, इस कमरे में जाने का रास्ता था। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इससे जुड़ा हुआ। देखिए इसमें मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाला है, इससे जुड़े क्वेश्चंस भी हैं। इन स्थानों पर पाए गए, इन स्थानों पर प्राप्त कब्रों में कुछ समानताएं हैं, पाए गए कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना, मृद भांडों से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महापाषाणिक सभ्यता में आपको काले लाल मृद भांड पाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, काले लाल मृद भांड पाए गए हैं। कब्रों में मृतकों के साथ इनको भी रखा जाता था। इसके साथ साथ यहाँ से लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और उनसे जुड़े हुए सामान, पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कौन सी धातु मिलती थी महापाषाणिक सभ्यता में? सोना भी है, लोहा भी है और घोड़े भी हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और मृद भांडों की बात करो तो काले और लाल मृद भांड, आई थिंक ये इस बार आपने जिसने भी एग्जाम दिया होगा 2020 का, उसमें देखा होगा कि आई थिंक ये फैक्ट आया है एग्जाम में। इसके साथ साथ यहाँ इन कब्रों में पाई गई इन कब्रों में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं पाई गई हैं जो इन दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि कुछ कब्र ऐसे हैं जहाँ पे शवों के साथ बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, कीमती चीजें रखी गई हैं, और कुछ ऐसे कब्र हैं जहाँ पे बड़े ही लिमिटेड थोड़ी सी चीजें रखी गई जो दर्शाती हैं कि कौन कितना उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। मतलब अमीर गरीब का जो एक डिवीजन है उसको दर्शाता है। अमीर लोग हैं उनके साथ कीमती चीजें रखी हुई है, ज्यादा चीजें रखी हुई है, और कुछ गरीब के भी कब्र हैं। कुछ गरीब सरदार वगैरह होंगे जिनकी कब्रों में थोड़ी सी चीजें ही रखी हुई हैं। तो ये सामाजिक विभिन्नता को भी दर्शाते हैं, विषमता को दर्शाते हैं। अब ये क्वेश्चन है इन्हीं फैक्ट्स पे बेस्ड कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पे महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का भी विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। क्वेश्चन नंबर 1 है इस लेसन का। 2 फैक्ट्स है, ये प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे और कुछ जमीन के ऊपर होते थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। अभी मैंने इसको डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, तो प्लीज वीडियो को कोशिश करो कि स्किप करके ना देखो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो।
तो आप आंसर देने की कोशिश करो। फिलहाल मैं इसका आंसर बता दूं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 मतलब ये सही है, अर्थात आपका आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और प्लस उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में भी था। केवल और दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं था। और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे और कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। ये बिल्कुल सही है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं? गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेले खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के बड़े चबूतरे। आपको बताना है कि कौन से थे जो जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। पिक्चर में भी आप लोगों ने देखा है। तो आंसर देने की कोशिश करो। फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। तो गोलाकार सजाए हुए पत्थर पिक्चर में आपने देखा है, और अकेला खड़ा हुआ पत्थर दोनों ही थे एक प्रमाण के रूप में जो जमीन के अंदर कब्रों को दर्शाते कि यहाँ पे जमीन के अंदर ये कब्र बने हुए हैं। इसमें दोनों ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, पत्थरों के बड़े चबूतरे नहीं दर्शाते थे कि जमीन के अंदर कब्र है या नहीं है। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पे अलग अलग समय पे दफनाया गया है। जैसा कि हम लोगों ने पिक्चर में देखा कि इस तरीके का कुछ बना हुआ है गोलाकार, और इस तरीके का एक बॉक्स है, और यहाँ पे एक होल जैसा है। तो ये इनका एक ही कब्र होता था, और ये महापाषाणिक एक ही कब्र होता था, और ये फैमिली के मेंबर्स अलग अलग टाइम पीरियड पे जो गुजरते होंगे उनको इन्हीं कब्र में दफनाते होंगे। तो बताया गया है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पे अलग अलग टाइम पे दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते से कब्र में लाया जाता था। पोर्ट होल, जैसा कि मैंने बताया था पिछली स्लाइड में भी, पिक्चर में भी आपने देखा है कि पोर्ट होल क्या है। इसको बोला है इन्होंने पोर्ट होल। 1 सेकेंड देख लेते हैं हम लोग। इसको बोला है आई थिंक पोर्ट होल। ये एनसीईआरटी के बुक में भी है जो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो जाके एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो। अब बात करते हैं इनाम गांव की। इनाम गांव एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, इनाम गांव से एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे, भीमा और भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, और यहाँ पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे? तो बेसिकली वही था, पशुपालन एंड कृषि। इनाम गांव में गेहूं, जौ, चावल, गाजर, मटर, तिल के बीज मिले हैं जो कृषि को दर्शाते हैं। मतलब सभी तरीके के फसल वो लोग उपजाते थे। जानवरों की हड्डियां मिली हैं जो इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, मोस्टली जो पालतू पशु हैं जिनसे काम लिया जा सके, या फिर कुछ उत्पाद मिले जैसे दूध वगैरह मिले, और कुत्ता वगैरह जिससे उनकी रक्षा हो। मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला पशु भी कुत्ता ही था। तो ये सारे जानवर हैं जो मोस्टली पालतू पशु, उनकी हड्डियां मिली हैं जो पशुपालन को दर्शाती है। मतलब कि कृषि और पशुपालन इनके मेन रोजगार थे। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। 3600 से 2700 वर्ष पूर्व रहते थे लोग। ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो अभी मैंने बताया भीमा, घोड़, सीना, नीरा। तो मैंने बताया अभी घोड़ नदी, ये भीमा की ही एक सहायक नदी थी। भीमा की सहायक नदी थी घोड़, इसको ध्यान में देना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर दो। वेदों की रचना का प्रारंभ 2000 साल पहले, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले,
इनाम गांव में कृषकों का निवास तकरीबन 4000 साल पहले, और चरक लगभग 2000 साल पहले। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन मोस्टली कोड में पूछे जाते हैं, तो कोशिश करो आंसर देने की। तो इसके बारे में हम लोग जाने इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक पिक्चर के थ्रू इसको दिखा देती हूँ कि कौन इसका क्या आंसर होने वाला है, जो कि आपको बुक में भी दिया हुआ है। ये है इसका सही आंसर। वेदों की रचना तकरीबन 3500 साल पहले हुई है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत तकरीबन 3000 साल पहले हुई है। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले था, और चरक जो कि चिकित्सा की बुक है वो तकरीबन 2000 साल पहले की। ओके, तो वेदों की रचना का प्रारंभ, इसका टाइम पीरियड है 3500 साल पहले। 3500 साल पहले, तो ये सुमेलित नहीं है। ओके, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले, ये सही है। इनाम गांव में कृषकों का निवास 4000 साल पहले, ये भी गलत है, क्योंकि इसका निवास था इनका 3600 से 2700 साल पहले, तो ये भी गलत है। और चरक इसको लिखा गया था तकरीबन 2000 साल पहले, तो ये सही है। तो इसमें दो ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, ये आपके सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, नहीं है। ओके, तो ये कोड में आंसर होगा। तो अगर कोड में क्वेश्चन होता तो आपका आंसर 1 और 3 होता। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसी के साथ इस लेसन को मैं एंड करती हूँ। और इस चैप्टर में बस इतना ही है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कोशिश करना कि आप लोग टाइम पीरियड को ध्यान देना, टाइम पीरियड को याद रख सको, और नदियों के नाम याद रखिएगा। प्लस जैसा कि मैंने बताया कि महापाषाणी काल से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान देने वाली है। और दस्यु कौन थे, पुरोहित क्या करते थे, राजा के की भूमिका क्या थी ऋग्वैदिक काल में, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इस लेसन से जुड़ी हुई। नेक्स्ट लेसन में मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 5 को। कोशिश की है कि जैसा कि आप लोग के फीडबैक में मिले कि एक वीडियो में एक चैप्टर में ख़त्म कर दूं, तो इसीलिए मैंने थोड़े से लेट ये सारे वीडियोस डाले हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जल्दी से लाइव क्लासेस अपनी शुरू करें चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।